हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्ञानवर्सिटी। मेरा नाम कनिका है और हम यहाँ HPSET लाइफ साइंसेस पेपर 2 की तैयारी करवा रहे हैं। स्टूडेंट्स, हम यूनिट जेनेटिक्स पढ़ रहे थे। जेनेटिक्स के हमारे 5 लेक्चर हो चुके हैं। आज हमारा 6th लेक्चर है और आज जो हम टॉपिक करेंगे दैट इज़ योर ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटीरियल और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो हमारे इस यूनिट से रिलेटेड आते हैं। और दूसरा जो टॉपिक है दैट इज़ मैटरनल इफेक्ट एंड मैटरनल इनहेरिटेंस। दोनों ही टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये सारे टॉपिक्स हैं जो हमने कवर करने। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक ऑफ टुडे दैट इज ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। याद रखिएगा ये दोनों अलग अलग टॉपिक्स हैं और दोनों छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इसलिए एक लेक्चर में हमने यहाँ कवर कर रहे हैं। तो ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल नाम से ही पता चल रहा है क्या है, किस में पढ़ रहे हैं, प्रोकैरियोट्स में पढ़ रहे हैं। ये चीज़ याद रखिए। प्रोकैरियोट्स के केस में हम यहाँ देख रहे हैं। एक है बेटा आपका बैक्टीरिया। हमने एक बैक्टीरिया से जो डीएनए है एक बैक्टीरिया का दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र कराना है। ठीक है, 3 वेज में ये होता है। एक होता है कंजुगेशन, दूसरा होता है वाया ट्रांसडक्शन और थर्ड थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन। तीनों ही इम्पॉर्टेंट है। एक चीज़ आपने याद रखनी है बेटा, ये जो टॉपिक है ये टॉपिक हमारा मोलिकुलर बायोलॉजी में भी आता है, लेकिन यहाँ पे जेनेटिक रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए हम इस टॉपिक को यहाँ पे कवर कर रहे हैं। ठीक, आइए तो पहले से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज अ कंजुगेशन। कंजुगेशन केस में क्या है कि एक बैक्टीरिया से आपने डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में भेजना है वाया बैक्टीरिया, और इसमें आपके दोनों बैक्टीरिया जो है अटैच करते हैं थ्रू पिलाई, जिसको हम सेक्स पिलाई बोलते हैं ना, उसके थ्रू अटैच करते हैं और अपना डीएनए जो है एक जो बैक्टीरिया का डीएनए है वो दूसरे बैक्टीरिया में जाता है। ठीक है, लेट्स से मेरा ये फर्स्ट वाला बैक्टीरिया है, ये मेरा सेकेंड वाला है। फर्स्ट वाले में अपना डीएनए है, सेकेंड वाले में भी अपना डीएनए है, लेकिन फर्स्ट वाले के पास एक प्लाज्मिड डीएनए है, मतलब एक प्लाज्मिड है। अब प्लाज्मिड क्या होता है? ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर एक एक्स्ट्रा सीक्वेंस, एक सर्कुलर स्मॉल सीक्वेंस ऑफ डीएनए होता है। ठीक है, जो उसके क्रोमोसोम के अंदर नहीं होता है। ठीक है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए, रेप्लिकेटिंग आएगा इधर। ठीक है, मतलब डीएनए का ही पार्ट होता है, ये न्यूक्लियोटाइड का ही बना होता है, सर्कुलर होता है, लेकिन किसी भी बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल का ये पार्ट नहीं होता है। और इसमें क्या खासियत होती है, खुद को रेप्लिकेट कर सकता है, अपनी कॉपीज बना सकता है। ठीक है, ऐसे हम बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं? एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया, मतलब जिसके पास हमारा प्लाज्मिड डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है दूसरा है एफ नेगेटिव, मतलब जिसके पास प्लाज्मिड डीएनए नहीं है। ठीक है, प्लाज्मिड के भी बहुत से टाइप्स होते हैं, उसमें से एक टाइप होता है आपका एफ प्लाज्मिड। एफ का मतलब होता है फर्टिलिटी प्लाज्मिड। फर्टिलिटी क्यों? क्योंकि ये किस में हेल्प करवा रहा है? जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफर में, फर्टिलाइजेशन में हेल्प कर। फर्टिलाइजेशन भी नहीं कि ये है कि डीएनए एक से डीएनए दूसरे में जा रहा है, मतलब बात तो वही आ गई ना कि ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटीरियल हो रहा है, इसलिए इसको फर्टिलिटी प्लाज्मिड बोलते हैं। ठीक है, जिसमें एफ प्लाज्मिड होगा वो एफ पॉजिटिव है, जिसमें नहीं होगा वो एफ नेगेटिव है। और हमने क्या करना है, हमने एफ पॉजिटिव से डीएनए जो है, इसका बैक्टीरिया का डीएनए जो है एफ नेगेटिव में भेजना है। ठीक है, डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट रिक्वायर्ड वाया पाइलस बोल लीजिए या पिलाई बोल दीजिए, जो सेक्स पिलाई होते हैं बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, डायरेक्ट ये दोनों आपस में अटैच करते हैं और वाया दिस गैप ये जो है डीएनए में जाता है। कैसे जाता है उसको हम आगे देखते हैं। ठीक है, पहले ही बेटा ये एपिसोम बनाता है। ये है बी डीएनए मतलब बैक्टीरियल डीएनए, और ये है प्लाज्मिड डीएनए जो हमारा प्लाज्मिड है, एफ जो प्लाज्मिड है। होता क्या है कि ये जो बैक्टीरियल डीएनए है ये खुद को इंटीग्रेट कर लेता है इस प्लाज्मिड में, मतलब प्लाज्मिड इसके साथ जुड़ के एक बड़ा सा सर्कुलर कंप्लीट डीएनए का स्ट्रक्चर बना देता है। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? एपिसोम। आई होप आपको एपिसोम क्लियर होगा। इंटीग्रेशन ऑफ एस प्लाज्मिड इनटू क्रोमोसोम। ठीक है, और ऐसे बैक्टीरिया जिसमें एफ प्लाज्मिड और मतलब एपिसोम प्रेजेंट है, मतलब एफ प्लाज्मिड विद बैक्टीरियल डीएनए, ऐसे बैक्टीरिया को हम एचएफआर बोलते हैं या हाई फ्रीक्वेंसी रिकम्बिनेंट बोलते हैं। रिकम्बिनेंट क्यों? एक नया आपका बन गया। ठीक है, ये बैक्टीरियल डीएनए का अपना, और दूसरा क्या है? प्लाज्मिड का है, तो इट अपीयर्स लाइक अ रिकम्बिनेंट, मतलब रिकम्बिनेशन से बना है। ठीक है, तो अब इसको समझते हैं हम आगे। ठीक है, एक चीज जो इसके रिलेटेड आपने समझनी है, क्योंकि इससे हमारे काफी क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस हम आगे प्रैक्टिस करेंगे। एफ फैक्टर इज द लास्ट पार्ट ऑफ ई कोलाई क्रोमोसोम टू बी पास्ड फ्रॉम एचएफआर सेल, व्हिच इज व्हाई एचएफआर सेल इज इन कॉन्ट्रास्ट टू एफ पॉजिटिव रेयरली पास इनटू एफ नेगेटिव फैक्टर इटसेल्फ। अब बात समझते हैं। ठीक है, क्या ये बोलना चाह रहा है कि जैसे ही हमारा एपिसोम क्या है? एचएफआर है। ठीक है, इसके ऊपर
ये मेरा बैक्टीरियल डीएनए है और हमने ये बैक्टीरियल डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में भेजना है। लेट्स से इसमें होता क्या है कि जब ये ट्रांसफ़र चालू होता है, पहले ये एपिसोम बनाता है, एपिसोम बनाने के बाद ही ये जो है इसको ट्रांसफ़र करता है। तो ये यहाँ से स्टार्ट होता है बेटा, ठीक है। लेट्स से यहाँ ए जीन है या बी जीन है या सी जीन है या डी जीन है या ई जीन है या एफ जीन है, एंड में आपका प्लाज्मिड का डीएनए है, ठीक है। तो ए जीन से स्टार्ट होगा, ए बी सी डी करते हुए ट्रांसफ़र होगा, एंड में जो पार्ट जाएगा बेटा वो आपका एचएफआर का पार्ट होगा, मतलब वो आपका प्लाज्मिड का पार्ट होगा। ये यहाँ पे चीज़ बोल रहे हैं कि क्रोमोसोम टू बी पास फॉर एचएफ विच इज एफ फैक्टर इज द लास्ट फैक्टर। जो आपका एफ फैक्टर है, मतलब जो प्लाज्मिड का एफ फैक्टर है, एफ वाला हिस्सा है, एफ प्लाज्मिड का पार्ट है, वो एंड में जाएगा। पहले बैक्टीरियल डीएनए जाएगा, उसके बाद आपका जो है एफ प्लाज्मिड का पार्ट जाएगा, ठीक है। इसलिए ये जो एचएफआर सेल है, ठीक है, ये नेगेटिव ही रहेगा, बस इसमें हमारा मेजॉरिटी एचएफआर का जो सिर्फ जी जो मेरा इस बैक्टीरिया का डीएनए है वो इसमें जाएगा। इसको समझते हैं कि जब मैं एक F पॉजिटिव सेल को F नेगेटिव के साथ क्रॉस करवा रही हूँ तो मेरा रिजल्टिंग सेल F नेगेटिव होता है, लेकिन जब मैं एक HFR सेल को एपिसोम वाले को F नेगेटिव के साथ करा रही हूँ तो मेरा F नेगेटिव रहता है मेजॉरिटी टाइम, और HFR वही मतलब कंप्लीट पूरा प्लाज्मिड जाए वो बहुत रेयर केस में होता है, मतलब प्लाज्मिड पूरा नहीं जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया, इसको समझते हैं। ये मेरा एक एपिसोम था, एचएफआर का पूरा रीजन था, ठीक है। इसमें मेरा ए बी सी डी ई करके मेरे यहाँ तक जीन थे। पहले कहाँ से चलेगा? ई वाली साइड से जाएगा। ई बाहर वाली साइड है, पहले बाहर से जाएगा। ए पहला जीन है, ये अंदर वाली साइड है, पहले ई जाएगा फिर डी जाएगा, सॉरी पहले ई जाएगा, ठीक है, यहाँ ई डी सी ए, ठीक है, यहाँ गलत कर दिया। ए पहले कौन सा जाएगा? अगर इस साइड से जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे फिर से जरा इसको गलत उठा दिया है, ठीक है। अगर मेरा यहाँ ई प्रेजेंट है, ठीक है, ई जाएगा। अगर मेरी ई वाली साइड से डीएनए जा रहा है तो मेरा ई सबसे पहले जाएगा, ई के बाद मेरा डी जाएगा, फिर सी, फिर बी, फिर ए, मतलब ये ए लास्ट में जा रहा है, ए इज द लास्ट जीन टू गो, ठीक है। तो ए ई इज द फर्स्ट वन टू गो, ए विल बी द लास्ट जीन टू पास, और मेजॉरिटी टाइम में ए पास नहीं कर पाता, आधा ही जा पाता है, ठीक है। इसको हम आगे एग्जाम्पल से समझेंगे तब हमें ज़्यादा समझ आएगा, ठीक है। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे, दैट इज ट्रांसडक्शन। अच्छा, एक चीज़ और, एक होते हैं आपके कॉम्पिटेंस प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए चाहिए होते हैं। कॉम्पिटेंस डेवलप्स इन लेट फेज ऑफ ग्रोथ फेज, ठीक है। सेल साइकिल, सेल डेंसिटी इंक्रीजेस नाउ, ठीक है। मतलब कॉम्पिटेंस प्रोटीन्स वो हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करवाते हैं, आगे जो है हेल्प करवाते हैं डीएनए ट्रांसफर में, ठीक है। और ये कुछ प्रोटीन्स होते हैं और ये जनरली ग्रोथ साइकिल में, सेल साइकिल के लेट फेज में जो है वो जो है खुद को होता है, मतलब कि एक्टिवेट होते हैं जब सेल की डेंसिटी ज़्यादा होती है। नाउ लेट अस कम टू द सेकेंड टाइप ऑफ ट्रांसफर ऑफ डीएनए मटेरियल, दैट इज ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन में क्या है, इसमें जो फाज डीएनए है, ठीक है, फाज बैक्टीरियोफाज जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख देते हैं। बैक्टीरियोफाज क्या है? एक डीएनए वायरस, एक बैक्टीरिया का वायरस है, ठीक है। बैक्टीरियोफाज एक वायरस है और ये किसका है? बैक्टीरिया का वो है। ये क्या करता है, और ये डीएनए वायरस है, ये अंदर जाता है और ये अपना डीएनए जो है बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर देता है, मतलब अपने डीएनए को बैक्टीरियल डीएनए में बीच में घुसा देता है, उसमें इनकॉर्पोरेट कर देता है, ठीक है। और उसमें बहुत सारे मतलब कि बार बार डिवाइड करता है, और इस वजह से इस डीएनए का हिस्सा क्या है, इस प्लाज्मिड में फाज के डीएनए में चला जाता है, और फाज डीएनए का हिस्सा इस बैक्टीरिया में चला जाता है। फिर कुछ जनरेशन तक ये डिवाइड करते हैं। आगे दो तरीके से इनका फर्दर होता है, या तो ये सेल को मार देगा या तो ये अपना प्रोडक्ट बना के सेल से बाहर निकालेगा। वन इज योर लिक्टिक साइकिल, सेकेंड वन इज योर लाइसोजेनिक साइकिल। ये दोनों हम साइकिल्स डिटेल में इनके रिस्पेक्टिव जब यूनिट्स आएंगे वहां देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए आप क्या करना है कि बैक्टीरियोफाज जो है अपना डीएनए इसमें डालता है, बैक्टीरियल डीएनए के, और यही जो लिक्टिक और लाइटिक साइकिल, लाइसोजेनिक साइकिल्स के बाद ये जो है बैक्टीरिया अपना डीएनए, ये जो है जो एक्स्ट्रा डीएनए बनाएगा, ये फिर किसी और बैक्टीरिया को इफेक्ट करेगा, फिर उस बैक्टीरिया में इस बैक्टीरिया का डीएनए इनकलकेट होगा। इस तरीके से जो है आपका डीएनए जो ट्रांसफर होता है बैक्टीरिया में। क्या याद रखना है, ट्रांसडक्शन किसकी वजह से होती है? बैक्टीरियोफाज की वजह से होती है, ठीक है। अब ट्रांसफॉर्मेशन जो थर्ड टाइप जो है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है कि
डीएनए पार्टिकल्स फ्लोइंग आउटसाइड द बैक्टीरियल सेल। इसमें क्या होता है कि ये मेरा बैक्टीरिया है, इसके बाहर आसपास फ्री के कोई डीएनए पार्टिकल्स हैं, ठीक है। हम लैब में भी एक्स्ट्रा डीएनए दे सकते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए है। अब उनको क्या करना है, या लैब में करवा रहे हैं या बाय नेचर बाय डिफॉल्ट वो नेचुरली प्रेजेंट है, उन डीएनए को हमने बैक्टीरिया के अंदर भिजवाना है। अब कैसे भिजवाते हैं, इसमें क्या करते हैं, हम कैल्शियम क्लोराइड को यूज़ करते हैं CaCl2 को, और उसके बाद इसको हीट ट्रीटमेंट देते हैं, ठीक है। पहले इसको हीट ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है, जिसकी वजह से आपका जो सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसकी बैक्टीरिया की, उसमें छोटे छोटे पोर्स बन जाते हैं, जिसमें से आपका कैल्शियम क्लोराइड जो है पास ऑन करता है। और कैल्शियम क्लोराइड क्या है, पोर्स क्रिएट करता है, ठीक है, पोर्स क्रिएट करता है। इसको कैल्शियम क्लोराइड के मीडियम में डालेंगे, वो पोर क्रिएट करेगा, फिर हम हीट देंगे, हीट की वजह से ये पोर्स और खुलेंगे, और जो आपका एक्स्ट्रा डीएनए है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए है, वो बैक्टीरिया के अंदर चला जाएगा और उसमें इंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, डीएनए पार्टिकल्स फ्लोइंग आउटसाइड द बैक्टीरियल सेल एंटर्ड बाय द एक्शन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड फॉलोड बाय हीट ट्रीटमेंट। पहले आप कैल्शियम क्लोराइड के मीडियम में डालेंगे, फिर उसे हीट ट्रीटमेंट देंगे, और जिसकी वजह से पोर्स बन जाएंगे आपके सेल मेम्ब्रेन पे। और ये क्यों होता है, बिकॉज ये कैल्शियम क्लोराइड जो है वो परमिएबिलिटी इंक्रीज करता है, किसकी, सेल मेम्ब्रेन की या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ऑफ बैक्टीरिया। तो ये 3 तरीके से जो है आप जो है डीएनए को ट्रांसफर कर सकते हैं। वन इज योर कंजुगेशन, सेकंड वन इज योर ट्रांसडक्शन, थर्ड वन इज योर ट्रांसफॉर्मेशन। क्वेश्चंस ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, क्वेश्चन आपके कंजुगेशन से, आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं, उन्हें हम समझते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ से हमें बेटर समझ आ जाएगा, ठीक है। एक ग्राफ दिया है, आपने ग्राफ में कंफ्यूज नहीं होना है, ग्राफ भी थोड़ा गलत इन्होंने कर दिया, इस ग्राफ ऐसे बनेगा बेटो, ठीक है। दिस इज योर गैल, दिस इज योर लैक, दिस इज योर ग्लू, दिस इज योर स्ट्रॉन्शियम रेजिस्टेंस, ये आर ऊपर जाएगा। ये 4 जीन है, ठीक है, गैल पॉजिटिव, लैक्टोज पॉजिटिव, ग्लूकोज पॉजिटिव, स्ट्रॉन्शियम रेजिस्टेंट, ये 4 जीन है, ठीक है। यहाँ है परसेंटेज ऑफ HFR, परसेंटेज दी है, ठीक है, हाई, अच्छा HFR क्या है, दैट इज योर हाई फ्रीक्वेंसी रिकम्बिनेंट, ये इसका नाम है, ठीक है। इसमें ये परसेंटेज है, कितने परसेंटेज तक HFR जो है ट्रांसफर कर रहा है दूसरे सेल में, ये उसकी परसेंटेज है, ठीक है, कि कितने परसेंटेज आपका HFR जा रहा है, ठीक है। 100% बहुत कम जाता है, हमने अभी बात की है, ठीक है। और ये कितना टाइम लग रहा है, टाइम कितना मिनट लग रहा है इसको ट्रांसफर होने में, ये कुछ इस तरीके से अपीयर होगा। ऐसे आपका सीक्वेंस आ गया। अब एक चीज, अब क्वेश्चन आता है फाइंड द ऑर्डर ऑफ कंजुगेशन। ऑर्डर ऑफ कंजुगेशन क्या, कि लेट्स से ये मेरा डीएनए था, ये मेरा HFR डीएनए था, इसमें ये जीन्स प्रेजेंट है, गैल का, लैक का, ग्लूकोज और स्ट्रॉन्शियम के जीन्स प्रेजेंट है। अब आपने ऑर्डर पे बताना है कि कौन सा जीन पहले जाएगा, कौन सा उसके बाद जाएगा, कौन सा उसके बाद जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए आपने ये ट्रिक याद रखनी है, जितना कम टाइम लगेगा उतना ज्यादा पहले वो कोई भी जीन जाएगा। टाइम याद रखना, सीधी सी बात है, जिसको कम टाइम लगा मतलब वो जल्दी पहुंच गया है, एक नॉर्मल उसमें बोले। और जितनी ज़्यादा परसेंटेज होगी, जितना ज़्यादा परसेंटेज में जाएगा मतलब उतना ज़्यादा फास्ट होगा, मतलब जो जितनी जल्दी कोई जीन पहुंचेगा तो मतलब वो पूरा पहुंचेगा, और जितना कम परसेंटेज में जाएगा मतलब कि वो उतना कम पहुंचेगा, ठीक है। ये आपने ट्रिक याद रखनी है, आइदर टाइम में याद रख लीजिए या परसेंटेज में, ठीक है। जितनी ज़्यादा परसेंटेज उतना जल्दी जाएगा, जितना कम टाइम में जाएगा उतनी ज़्यादा फास्ट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम समझते हैं, यहाँ से क्लियर हो गया। तो अब मुझे यहाँ पे देखिए कि सबसे ज़्यादा टाइम, सबसे कम टाइम किसको लगा है, ग्लैक्टोज को, ठीक है। तो मतलब सबसे पहले आपका ग्लैक्टोज जीन जाएगा, उसका कम किसका लगा है, लैक्टोज को, फिर आपका लैक्टोज जीन जाएगा, उससे कम ग्लूकोज, उससे ज़्यादा किसको टाइम लगा, ग्लूकोज को, फिर आपका ग्लूकोज का जीन जाएगा, उसके बाद किसका जाएगा, स्ट्रॉन्शियम रेजिस्टेंट का। ये बन गया आपकी सीरीज, मतलब इस तरीके से ये जीन प्रेजेंट होंगे, पहले आपका ग्लैक्टोज, फिर लैक्टोज, फिर ग्लूकोज, फिर स्ट्रॉन्शियम रेजिस्टेंट, और जब ट्रांसफर होगा तो ग्लैक्टोज से चालू होगा ये मूव करना टुवर्ड्स द सेकेंड बैक्टीरिया, ठीक है। इजी बीजी, कोई कुछ भी नहीं है, बस आपने टाइम देखना है और आपने आंसर, अपना ऑर्डर बनाते जाना है, ऑर्डर निकालने के क्वेश्चन आते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 4 स्ट्रेन्स दिए हुए हैं एक बैक्टीरिया में, HFR A, B, C, D, ठीक है, और उसमें ये सारे जीन्स दिए हुए हैं, ठीक है। एक मैनोज है, ट्रिप्टोफैन, एरो है, गैल है, लैक है, थ्रेनिन है, ट्रिप्टोफैन, मैनोस, ये सारे आपके अलग अलग दिए हैं। इसमें से आपने क्रोमोसोम मैप बनाना है, मतलब आपने पूरा सीक्वेंस बनाना है कि कहाँ कौन सा जीन प्रेजेंट है, ठीक है। आंसर पे भी जाएंगे बेटा, बड़ा इजी है, ठीक है। आपने पहले एक गोला बना लेना है, ठीक है, क्योंकि सर्कुलर डीएनए है।
अब आपने कहीं से चालू कर देना है। लेट्स से मैं मैनोज से चालू कर रही हूँ, मतलब ये चीज़ याद रखना कि मैनोज के साथ ट्रिप्टोफैन है, ट्रिप्टोफैन के साथ ये लाइन में ही चलेंगे, ठीक है। एक लाइन में पहले हम बना लेते हैं। मेरा एक मैनोज इधर है, मैनोज के साथ टीआरपी है, टीआरपी के साथ एआरओ है, इससे ज़्यादा गैल है, गैल से लैक है, लैक से थ्रेनिन है, ठीक है। अब मैं सेकंड में जाती हूँ। सेकंड में मेरा थ्रेनिन है कहीं नहीं है, पर मैनोज है, ये मैनोज है, मैनोज के साथ टीआरपी है, टीआरपी इधर आ गया, मतलब मैनोज के इस साइड क्या आएगा, हिस्टिडीन। मतलब ये इस साइड भी हो सकता है, इस साइड भी हो सकता है। मैनोज इधर आ गया, मैनोज ढूंढो, मैनोज मैंने ये लिखा है, मैनोज के एक साइड टीआरपी है, एक साइड हिस्टिडीन है, ठीक है। तो इधर आ जाएगा हिस्टिडीन। हिस्टिडीन के बाद कौन सा है, टायरोसिन, इस साइड को निकाल देते हैं, टायरोसिन, टायरोसिन के साइड क्या है, मीथियोनाइन, ठीक है। अब मीथियोनाइन, थर्ड में मीथियोनाइन ढूंढिए, ये आ गया मीथियोनाइन, ठीक है। मीथियोनाइन के इधर क्या है, टायरोसिन, तो यहाँ मेरा टायरोसिन आ गया, इसके आगे वाला पढ़ लीजिए। फिर आ गया आर्जिनिन, मतलब मीथियोनाइन के साथ आर्जिनिन है कहीं, आर्जिनिन। फिर मेरा आ गया जाइलोलोज, जाइलोलोज से आ गया आईएलवी, और आईएलवी के आगे आ गया थ्रेनिन, और ये थ्रेनिन कहाँ है, ये भी है, मतलब ये इसके साथ कनेक्ट हो गया, ठीक है। इसको आपने सर्कुलर में जब लिखेंगे तो ये कुछ ऐसा आएगा, मैनोज, टीआरपी, एआरओ, गैल, लैक, थ्रेनिन, आईएलवी, जाइलोलोज, आर्जिनिन, मेट, और योर टायरोसिन, और आपका हिस्टिडीन, ठीक है। ऐसे पूरा आपका क्रोमोसोमल मैप बन जाएगा। मतलब आपने पहले एक लिख लेना, फिर उससे जुड़ा हुआ। एक चीज़ और आती है, बट मुझे लगता है इतना डिटेल में सेट में पूछेगा नहीं, वो आती है बेटा ये जो नंबर्स दिए हुए हैं, नेट में आ जाता है इस लेवल का, लेकिन एक बार देखते हैं ये नंबर्स कैसे करता है। ये तो मैंने अपना एक क्रोमोसोम मैंने बना लिया कि इस सीक्वेंस में प्रेजेंट होगा, आगे हम आंसर में देखेंगे। दूसरा है बेटा सीक्वेंस में आपने क्या याद रखना है, कई बार मैंने जरूरी नहीं है मैंने उसके आगे 1 लिखा हो, ये बस डिस्टेंस बताया हुआ है कि इसमें और ट्रिप्टोफैन में 8 का डिस्टेंस है, ठीक है। इसमें 9 है, ये 17 पे है, ये 20 पे है, ये 29 पे है, 37 पे है, ठीक है। अब थ्रेनिन के आगे क्या है, थ्रेनिन के आगे था मेरा सॉरी मैनोज के इधर क्या था, 6 था, ठीक है। अब 6 है, मैनोज के इधर चले जाएंगे तो इधर माइनस में चला जाएगा, माइनस में हमने करना नहीं है, तो हमने किसी एक को चूज करना है, मतलब डिस्टेंस इतना रहना चाहिए, ये नंबर्स का डिस्टेंस आपका सेम रहना चाहिए। ऑप्शंस में ये याद रखना है, बट इतना डिटेल नेट में नहीं आएगा, सिर्फ आपको मैप बनाने के लिए आएगा। ये देखिए अब आंसर, ठीक है, जो हमने इंटरजेनिक डिस्टेंस जो है बनाया है, ठीक है, उसको देखते हैं, ठीक है। लेट्स से यहाँ थ्रेनिन को इन्होंने उठाया, बट आपने सीक्वेंस याद रखना है, आंसर में अपना सीक्वेंस वही आ गया जैसे हमने अभी निकाला, मैनोज, ट्रिप्टोफैन, एरो, गैल, नेक, थ्रेनिन, ठीक है। उसी बाद से हिस्टिडीन था, टायरोसिन था, मेथियोनिन, आर्जिनिन, जाइलोलोज, आईएलवी, और फिर थ्रेनिन, ऐसे था, ठीक है। अब एक चीज और, क्या चीज याद रखनी है बेटा, एरोस को यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। एक मिनट, एरो याद है हमारे पास 4 थे, हमने इन 4 स्टूडेंट्स को भी मेंशन करना है, ठीक है। लेट्स सी, यहाँ ये कुछ गलत कर दिया, पहला मैनोज था, इंटरजेनिक डिस्टेंस विद द सेम एरो, ठीक है, विद सेम एरो ऑपोजिट फ्रॉम द स्टार्ट पॉइंट के ऑपोजिट। लेट्स से मेरा मैनोज स्टार्टिंग पॉइंट था इसमें HFRA, ठीक है, तो इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में मेरा क्या हो जाएगा, तो मेरा जो इसका सीक्वेंस ये इधर को गया ना, ये गलत बना दिया, लेट्स से, तो यहाँ से मैनोज मेरा चलेगा, तो मैनोज से ऑपोजिट डायरेक्शन में मैंने इसको मूव करना है, मैनोज गैल इस साइड गया, मैनोज के ऑपोजिट डायरेक्शन में इसको लगाना है। दूसरा मेरा हिस्टिडीन था, तो हिस्टिडीन से ऑपोजिट डायरेक्शन में मेरा B आ गया, ठीक है। तीसरा मेरा किससे चालू था, तीसरा मेरा थ्रेनिन से चालू था, थ्रेनिन में मेरा थ्रेनिन से, चौथा मेरा मेथियोनाइन से था, तीसरा मेरा थ्रेनिन से था, तो थ्रेनिन से थ्रेनिन जो भी था इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में मैं लगा लूंगी थ्रेनिन आइल्यूविल, ठीक है। थ्रेनिन आइल्यूविल ये इस साइड को आएगा, ये आपका C हो जाता, और ये वाला आपका D हो जाता, जो टायरोसिन से होता है। मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में जो स्टार्ट पॉइंट है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आपका एरो जाएगा, ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। बाकी इतना डिटेल में आएगा नहीं, आएगा क्या, आपको सीक्वेंस बनाना है, और सीक्वेंस कैसे बनाना है वो मैंने बता दिया। डिस्टेंस सेम होना चाहिए, जैसे मैनोज और ट्रिप्टोफैन में 9 का डिस्टेंस था, काउंट करिए, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, ठीक है, 72, 64, 65 ये करके 9 का डिस्टेंस, और ये आपका यहाँ पे आ गया। उसके और उसमें 8 का डिफरेंस था, 80, इतना, मतलब वो डिस्टेंस जो है ना, डिस्टेंस बराबर होना चाहिए, पर इतना डिटेल में नहीं आएगा, मैंने पहले कह दिया क्या आएगा, आपको पूरा सीक्वेंस ही आएगा। और सीक्वेंस में क्या याद रखना है, एरो ऑपोजिट साइड से होगी, ठीक है, कि अगर मेरा मैनोज इधर से चालू है, सॉरी, तो मैनोज इधर से चालू है तो इधर को आएगा HFRA, ठीक है। इधर से चालू है तो मेरा HFR, इधर टायरोसिन से चालू तो HFRD, टायरोसिन के आगे ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है मेरा सिग्नल जाएगा, ठीक है।
एक क्वेश्चन और देखते हैं। इन ई कोलाई 4 HFR स्ट्रेन्स डिनोट द 4 जेनेटिक मार्कर्स एंड द चेन, कि 4 ई कोलाई स्ट्रेन्स हैं, उनमें ये जो जीन्स है वो ABC में दिए हुए हैं, ठीक है, LQWXY, ठीक है। तो आप मुझे बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन है। ये फिर से थोड़ा आगे पीछे कर दिया इन्होंने, ठीक है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये वैसे भी गलत था, ठीक है, इसको समझते हैं A और B में से कौन सा होगा, ठीक है। पहली चीज क्या है, बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं, हमेशा याद करिए बैक्टीरियल DNA सर्कुलर होता है, तो ये लाइन में है, लीनियर तो होगा ही नहीं, आपका रिजल्ट हमेशा सर्कल में आएगा, ठीक। दूसरा है सीक्वेंस बनाइए, यहीं से देख के बना देते हैं। LQWXY, Y के साथ क्या है, DAT आएगा शायद इधर, देयर माइट बी T, ठीक है, TM, M के साथ क्या है, नीचे वाले में जाइएगा, C और E है, MCE, CE के साथ क्या है, LQW, ये सीक्वेंस आपका बन जाएगा LQWXY DAT MCE, मतलब ये कहीं भी हो पर सीक्वेंस ये चलना चाहिए। यहाँ ढूंढिए LQWXY DATMCEL, ये वाला, तो B विल बी योर आंसर। इजी बीजी क्वेश्चन, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे हमारा खत्म हो गया जो हमने अभी किया। 2-3 पॉइंट्स और जो हमने याद रखने हैं बेटा इनसे रिलेटेड। यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस ऑफ जीन्स इन बैक्टीरियल जीनोम, मतलब बैक्टीरियल जीनोम में एक जीन और दूसरे जीन के बीच का जो डिफरेंस है वो मिनट्स में होता है, ये चीज़ याद रखना, क्योंकि ट्रांसफ़र होता है एक बैक्टीरिया से दूसरे में, जब कंजुगेशन हो रही है वो टाइम हम मानते हैं, जितना टाइम लगेगा उतना डिस्टेंस होगा, मिनट्स में मानते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायरेक्ट आ सकता है। दूसरा होता है बेटा, एक होता है आपके फोटोट्रॉप्स और एक होते हैं बेटा आपके ऑक्सोट्रॉप्स, इनको हम समझ लेते हैं। कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड, फोटोट्रॉप्स वो हैं जो अपने खाना खुद से बनाते हैं, ये मतलब वाइल्ड टाइप है। इनको मतलब अगर मैं लैब में कोई काम कर रही हूँ, लेट्स सी मैंने कोई बैक्टीरिया रख दिया है, ठीक है, और ये हिस्टिडीन नाम का प्रोटीन, हिस्टिडीन प्रोटीन खुद से बना देता है, ठीक है। तो इसकी जो मीडियम है, इसको मैं लैब में अगर ग्रो कर रही हूँ, हम मीडियम में डालते हैं। मीडियम क्या है, जिसमें हमारे बेसिक न्यूट्रिशन हम डालते हैं। तो क्या इसके मीडियम में मुझे हिस्टिडीन डालने की ज़रूरत है? नहीं, इसको डालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये हिस्टिडीन पॉजिटिव है, ये खुद से ही अपना हिस्टिडीन बना सकता है, तो इसको मीडियम के अंदर हिस्टिडीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहीं ऑक्सोट्रॉप्स क्या होते हैं, ये म्यूटेंट्स होते हैं जो खुद से नहीं बना सकते। अगर इस बैक्टीरिया में म्यूटेशन है और इसका हिस्टिडीन ये नहीं बना सकता है, तो इसके मीडियम में मुझे अलग से हिस्टिडीन डालना पड़ेगा, और ये मेरा बैक्टीरिया हिस्टिडीन नेगेटिव होगा। जो पॉजिटिव होगा वो खुद से बनाएगा, और जो खुद से नहीं बना सकता वो हिस्टिडीन नेगेटिव होगा। उसके मीडियम में मुझे हिस्टिडीन डालना पड़ेगा, तभी वो उसको यूज़ कर पाएगा, ठीक है, उसकी ग्रोथ के लिए। ये चीज़ याद रखना है। अब इनसे रिलेटेड 2-3 बेटा क्वेश्चंस आते हैं, उनको हम देखते हैं, ठीक है। एक वो हो गया बेसिक। एक चीज़ ये है, कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसफर और को ट्रांसफर इंडेक्स स्मॉल r, इस पे आपका न्यूमेरिकल आ जाता है। कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसफर और को ट्रांसफर इंडेक्स बोलते हैं, अब इसको समझते हैं। इसका फॉर्मूला होता है बेटा स्मॉल r नंबर ऑफ डबल ट्रांसफॉर्मेंट्स अपॉन टोटल ट्रांसफॉर्मेंट्स, ठीक है। क्या है इसको समझते हैं, और हमेशा याद रखना r इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू योर मैप डिस्टेंस। जो हमने अभी डिस्टेंस किया ना मिनट्स में, ठीक है, जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उतना कम r होगा, है ना, मतलब, और जितना कम टाइम लगेगा उतना ज़्यादा r की वैल्यू होगी। ये जो मैप डिस्टेंस अभी हम मिनट्स में देख के हटे हैं, यहाँ पे वो बोल रहे हैं फॉर्मूला नंबर ऑफ डबल ट्रांसफॉर्मेंट्स और नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट्स। अब इसको समझते हैं, ये ट्रांसफॉर्मेंट्स क्या है। नॉर्मल कंडीशन है, मेरे पास एक A पॉजिटिव, एक 3 जीन है A B C, और ये 3 जीन मेरे F प्लाज्मिड मतलब इसमें प्रेजेंट है, F पॉजिटिव है, ये तीनों जीन प्रेजेंट है। और दूसरे कंडीशन में मेरे ये तीनों जीन नहीं प्रेजेंट है, दैट इज और F नेगेटिव। जब मैं इन तीनों को क्रॉस कराऊंगी तो मेरा रिजल्ट विल बी F A पॉजिटिव, B पॉजिटिव एंड C पॉजिटिव, ठीक है। F पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जब मैं F पॉजिटिव को F नेगेटिव के साथ ब्रीड करवा रही हूँ तो मेरा F पॉजिटिव है, जो मेरा F नेगेटिव बैक्टीरिया है वो भी F पॉजिटिव बनता है, ठीक है। अब इसमें 2 सिचुएशन हो सकती हैं। क्रॉसिंग ओवर होती है, बैक्टीरियाज का ही हम यहाँ पे ब्रीड करवा रहे हैं। क्रॉसिंग ओवर 2 तरीके की हो सकती है। पहला क्रॉसिंग ओवर ये है कि इसके पूरे जीन्स में 4 क्रॉसओवर्स बने, ठीक है, 4 तरीके के क्रॉसओवर, 4 क्रॉसिंग ओवर्स बने ऐसे वाले में, ठीक है, ऐसी क्रॉसिंग ओवर हो, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर का हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो जो रिजल्ट आता है उसको बोलते हैं हम क्वाड्रुपल क्रॉसओवर, QCO, क्वाड्रुपल क्रॉसओवर, ठीक है। और हमेशा याद रखना
4 क्रॉसिंग ओवर्स कराना, मतलब डीएनए को 4 बार एक दूसरे से हमने क्रॉस ओवर कराना, उसमें बेटा बहुत मेहनत लगती है। और जिस चीज़ में मेहनत बहुत लगती है, एंड में सेल ने क्या एनर्जी बचानी है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी, उसके नंबर जो है, उसकी होने की जो टेंडेंसी है वो सबसे कम होगी। ठीक है, यही चीज़ याद रखना। और इसका जो रिजल्ट आता है, जब इसको और इसमें करेंगे तो इसका जो रिजल्ट आता है वो हमेशा आता है प्लस माइनस प्लस। ठीक है, मतलब अगर कोई भी जीन है, एक जीन आपका प्लस होगा, दूसरा नेगेटिव होगा और एक प्लस होगा, जब ये क्रॉसओवर करके रिजल्ट आता है, ये चीज़ याद रखना है। प्लस माइनस प्लस, मतलब अगर ये वाला सीक्वेंस है तो याद रखिएगा आपका क्या है, 4 क्रॉसओवर है, QCO है, मतलब क्वाड्रुपल क्रॉसओवर्स है। वही दूसरी कंडीशन में जब 2 क्रॉसओवर हो रहे हैं, मतलब सिर्फ 2 बार जो है क्रॉसिंग ओवर हो रही है। ठीक है, तो ऐसी क्रॉसिंग ओवर में जो रिजल्ट है उसको हम डबल क्रॉसओवर बोलते हैं। और आपका रिजल्ट कुछ ऐसा होता है, प्लस प्लस माइनस या माइनस प्लस प्लस, 2 प्लस इकट्ठे होंगे, एक माइनस अलग होगा, सेंटर में कभी माइनस नहीं होगा, ये चीज याद रखना, ये कंडीशन। और इनका नंबर या इनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। ठीक है, क्वेश्चंस करते हैं फिर आपको ज्यादा समझ आएगा। क्वाड्रुपल के केस में प्लस माइनस प्लस में रिजल्ट आएगा, और डबल क्रॉसओवर के केस में प्लस प्लस माइनस या माइनस प्लस प्लस में आएगा। चलिए एक क्वेश्चन समझते हैं। एक कंडीशन है, मेरे 2 जीन है, गैल प्लस गैल बायो को मैंने गैल नेगेटिव और इससे किया, रिजल्ट में मेरे 80 ट्रांसफॉर्मेंट्स, और ये जो रिजल्ट है इनको हम ट्रांसफॉर्मेंट्स बोलते हैं। ठीक है, अब डबल ट्रांसफॉर्मेंट्स की जब हमने बात की तो मतलब कौन सा हुआ, जिसकी कंडीशन प्लस प्लस माइनस हुई। ठीक है, या फिर माइनस प्लस प्लस हुई। फॉर्मूला में क्या है, नंबर ऑफ डबल ट्रांसफॉर्मेंट्स ओवर टोटल ट्रांसफॉर्मेंट्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्लस प्लस माइनस या माइनस प्लस प्लस हो गया। ठीक है, तो हमने ये वाला सीक्वेंस ढूंढना है और इसके बेसिस पे हमने क्वेश्चन करने हैं। 80 ट्रांसफॉर्मेंट्स है, मतलब हमारे टोटल कितने ट्रांसफॉर्मेंट्स हो गए, 80। ठीक है, फॉर्मूले में, और डबल कितने होंगे उसको हम समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये मेरा रिजल्ट दिया है कि एक में 17 है, एक में 4 है, एक में ये है। ठीक है, जब मैंने इनको किया, अब तीनों कंडीशन में मेरा गैल पॉजिटिव है। ठीक है, गैल पॉजिटिव है और इसमें गैल पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव है। ठीक है, यहाँ कुछ इन्होंने गलत कर दिया क्या, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, गलत कर दिया, फिर से कुछ उठा है, 1 मिनट, मुझे 1 सेकेंड दीजिएगा प्लीज, थोड़ी सी इन्होंने गलती कर दी है इधर। ओके, लेट्स कम बैक। हाँ, ये गलती है, इट इज नॉट 80, सॉरी, दीज आर नॉट 80 ट्रांसफॉर्मेंट्स, दीज आर 30 ट्रांसफॉर्मेंट्स। तभी मैं बोलूँ कैलकुलेशन सेट क्यों नहीं बैठ रही है। ठीक है, दीज आर 30 ट्रांसफॉर्मेंट, आपकी जो रिजल्ट आया वो 30 ट्रांसफॉर्मेंट्स है। ठीक है, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, तो अब 30 ट्रांसफॉर्मेंट्स है, तो अब आपने आर की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, और हमें क्या पता है, हमें पता है जो QCO है, क्वाड्रुपल्स है, वो सबसे कम नंबर में होता है। ठीक है, अब इसको ढूंढने का 2 तरीके हैं। ठीक है, पहला तरीका देखते हैं, फर्स्ट कंडीशन में दोनों प्लस हैं। ठीक है, अपनी कंडीशन याद रखना बेटा, हमें चाहिए प्लस प्लस माइनस वाले या माइनस प्लस प्लस वाले, प्लस माइनस प्लस वाला तो हमें चाहिए ही नहीं। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है, हमें पता है कि क्वाड्रुपल वाले सबसे कम नंबर में होते हैं, 4 भी कम है, 9 भी कम है। पहले तो यहीं से क्लियर हो गया। दूसरा तरीका क्या है, ठीक है, कि ये दोनों कम है, हम सिलेक्ट 17 को करेंगे क्योंकि ये दोनों कम है। ठीक है, यहीं से पहली चीज क्लियर होगी। दूसरा तरीका इसको सॉल्व करने का ये है कि मेरा किस में प्लस है, आपको अच्छा ये प्लस प्लस नेगेटिव चाहिए या प्लस प्लस पॉजिटिव चाहिए, ये उड़ गया। क्यों, क्योंकि गैल पॉजिटिव बायो नेगेटिव, ये क्या चल रहा था, प्लस नेगेटिव, ये हमें चाहिए ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये उड़ गया, ये हमें नहीं चाहिए। दूसरा है नेगेटिव प्लस। ठीक है, नेगेटिव प्लस, लेकिन नंबर कितना है, 4, सबसे लीस्ट है, जो सबसे लीस्ट होगा ये भी क्वाड्रुपल का रिजल्ट होगा, ये भी क्वाड्रुपल का रिजल्ट होगा, सिर्फ ये मेरा डबल क्रॉसओवर होगा। तो मैं डबल क्रॉसओवर में किसको उठाऊंगी, गैल प्लस प्लस, यही फॉलो कर रहा है ना, प्लस प्लस नेगेटिव तो थर्ड कोई है ही नहीं जिन पर प्लस प्लस को यही फॉलो कर रहा है, तो मेरा मैं किसको उठाऊंगी, गैल पॉजिटिव और बायो पॉजिटिव को। ठीक है, तो मेरे रिजल्ट में आ जाएगा, हमें क्या निकालना है, डबल क्रॉसओवर ओवर टोटल क्रॉसओवर्स। ठीक है, तो 17/30 और आंसर विल बी 0.57। ठीक है, ये ऐसे आपने रिजल्ट निकालना है। आपने काउंटिंग देखनी है कि जो सबसे कम है वो मैंने फॉर्मूले में नहीं डालना क्योंकि वो आपका क्वाड्रुपल होगा। ठीक, आइए एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर ज्यादा समझ आएगा। इस कंडीशन में मेरे 3 जीन्स हैं, गैल एट गैल बायो और गैल एट बायो, ये पहले इसमें तीनों में नेगेटिव है, इसमें तीनों में पॉजिटिव है। आंसर आया 106 ट्रांसफॉर्मेंट्स बने। ठीक है, ऑर्डर फाइंड आउट करना है, इनका जीन का सीक्वेंस फाइंड आउट करना है और आर की वैल्यू। जीन सीक्वेंस पहले निकालेंगे क्योंकि जीन सीक्वेंस निकलेगा तभी हम आर की वैल्यू निकाल पाएंगे। ठीक है, अब समझते हैं।
हमें क्या चाहिए, डबल ट्रांसफॉर्मेंट्स चाहिए, ठीक है। और डबल ट्रांसफॉर्मेंट्स का फॉर्मूला क्या है, प्लस प्लस माइनस या प्लस माइनस प्लस, ठीक है। प्लस माइनस माइनस 71, प्लस प्लस माइनस 0, प्लस माइनस प्लस 9, प्लस 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 26, ठीक है। ये मेरा रिजल्ट है। अब इसको सॉल्व करते हैं। ऑर्डर में मुझे पता है कि इसके रिजल्ट में तीनों में मेरा गैल सब में प्रेजेंट है, गैल तीनों में पॉजिटिव है, तो मेरा फर्स्ट तो गैल ही होगा। लेकिन गैल के बाद क्या आएगा, बायो आएगा कि एट आएगा, ठीक है। ये हमें पता चलेगा जब हम आर की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि आर की वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर मैप डिस्टेंस, ठीक है। जिसका डिस्टेंस ज्यादा होगा मतलब उसकी आर की वैल्यू कम होगी, मतलब वो उतना दूर होगा, और जिसकी आर की वैल्यू ज्यादा होगी उसका डिस्टेंस कम होगा, मतलब उसका पास होगा। आइए सॉल्व करते हैं, फिर समझते हैं। ये समझ आ गया गैल पहले क्यों है, बिकॉज रिजल्ट में सब में गैल प्रेजेंट है, तो मतलब गैल सबसे पहले गया होगा जीन ऑर्डर का ये। अब फिर हम क्या करेंगे, आर की वैल्यू निकालेंगे गैल और एट के केस में, ठीक है। गैल और एट के केस में मैं स्टार्ट करती हूँ जहाँ गैल और एट दोनों पॉजिटिव है। गैल यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव, एट पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये कितना है 9, और इन दोनों में भी गैल और एट पॉजिटिव है। इस वाले में ये कितना हो गया 26। तो पहले गैल और एट में जब मैं निकालूंगी तो मेरा फॉर्मूला हो जाएगा 9 + 6, ये डबल क्रॉस ओवर्स हो गया ऑब्वियसली क्योंकि दोनों प्रेजेंट है, अपॉन 106, 35 अपॉन 106, आंसर इज 0.33। दूसरा है मेरा गैल और बायो के केस में। गैल मेरा इसमें पॉजिटिव है लेकिन इसमें बायो नेगेटिव है। इसमें मेरा गैल पॉजिटिव है, बायो पॉजिटिव है, लेकिन आंसर 0 है, चलो ले लेते हैं। और मेरा इसमें गैल पॉजिटिव है और इसमें बायो पॉजिटिव है 26, ठीक है। तो डबल क्रॉस ओवर कितने हो गए, 0 + 26, 0 लेने की जरूरत नहीं, 26 अपॉन 10, 0.25, ठीक है। और हम क्या जानते हैं, जितना मेरा आर की वैल्यू ज्यादा होगी उतना कम मैप डिस्टेंस होगा। तो मतलब इसमें मेरी आर की वैल्यू ज्यादा है और इसमें मतलब मैप डिस्टेंस मेरा कम होगा। मैप डिस्टेंस कम है तो मतलब गैल के पास ज्यादा कौन हुआ, एट, क्योंकि डिस्टेंस इसका कम है, ठीक है। और आर की वैल्यू बेशक बायो के साथ कम है लेकिन ये डिस्टेंस में दूर है, तो मतलब गैल से दूर होगा। तो आपका सीक्वेंस क्या आ गया, गैल उसके बाद एट, क्योंकि इसका डिस्टेंस कम है क्योंकि वो गैल के ज्यादा पास है, और एट के बाद क्या आया, बायो आ गया। ये आपका आंसर आ गया, सीक्वेंस आ गया, गैल एट बायो, और आर की वैल्यू हमने निकाल दी। इजी ब्रीजी, कोई दिक्कत नहीं। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, वैसे ही ए बी सी को हमने पॉजिटिव और इसको कराया, 100 ट्रांसफॉर्मेंट्स आए। एक है आपका ए बी सी 21, ए दिस 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 एंड दिस एंड दिस एंड दिस, ठीक है। अब इसका ऑर्डर आपने फाइंड आउट करना है। ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए पहले आपको आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उसके बाद आप ऑर्डर बता देंगे इस फॉर्मूले को लगा के, ठीक है। और क्वाड्रुपल्स क्यों नहीं करने हैं, क्योंकि क्वाड्रुपल्स क्यों नहीं काउंट करते, वो सबसे कम नंबर में होते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ खत्म हो गया हमारा आर की वैल्यू वाला टॉपिक। और वो अब हम एक और टॉपिक पे आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज मैटरनल इफेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डायरेक्ट क्वेश्चंस में आते हैं। अब इसको समझते हैं, ठीक है। द फिनोटाइप ऑफ इफेक्ट इज इन्फ्लुएंस्ड और गवर्न बाय जीनोटाइप ऑफ मदर। सीधी बात है, मैटरनल इफेक्ट वो कंडीशन है, मैटरनल मतलब मदर, ठीक है। कुछ भी हो, फिनोटाइप जो भी बच्चे का फिनोटाइप है, अपीयरेंस है, सब करेक्टर्स में नहीं, कुछ करेक्टर्स में, जो मदर का जीनोटाइप है कि वो डिफाइन करेगा कि अगर मदर का जीनोटाइप ये है तो फिनोटाइप भी बच्चे का वो है। फिनोटाइप आर कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियर जीन्स हुज फैक्टर्स आर रिलीज इन साइटोप्लाज्म, मतलब ऐसा जिसके फैक्टर जो है साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं, ज्यादा बेटर समझ आएगा। इसमें हम एक स्नेल का एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें है लिम्निया पेरिग्रा, ठीक है। ये एक स्नेल है और इसकी शेल कॉइलिंग, आपको पता है स्नेल्स के ऊपर शेल्स होते हैं, सेल कॉइलिंग के ऊपर है। दो तरीके की शेल की कॉइलिंग होती है, एक होती है डेक्स्ट्रल जिसको जो डोमिनेंट होता है कैपिटल डी की तरह, इसमें राइट कॉइलिंग होती है, मतलब जो शेल है उसकी कॉइलिंग इस तरीके से होगी, ठीक है। और एक होती है स्मॉल डी जिसमें लेफ्ट कॉइलिंग होती है जिसको हम बोलते हैं सिनिस्ट्रल, स्मॉल डी, और इसमें जो कॉइलिंग होती है वो ऐसी होती है, ठीक है। याद रखेंगे दोनों में अलग है, एक मतलब लेफ्ट साइड से कॉइल करेगा और एक राइट साइड से। और ये जो फीचर है बेटा ये मैटरनल इफेक्ट्स के अंदर आता है, मदर के जीनोटाइप पे डिपेंड करता है। आइए समझते हैं कैसे। फर्स्ट कंडीशन देखते हैं, ठीक है। याद रखना मैटरनल इफेक्ट के केस में आपने मेंडेलियन बेसिक जेनेटिक्स का फॉर्मूले भूल जाने हैं, जो भी भूला है। सिर्फ आपने क्या याद रखना है कि माँ का जीनोटाइप क्या है, जो माँ का जीनोटाइप है बच्चे भी वैसे ही होंगे। समझते हैं। पहली कंडीशन है, मैंने एक डेक्स्ट्रल फादर लिया, ठीक है, कैपिटल डी डी डी, और मदर मेरी सिनिस्ट्रल थी, स्मॉल डी डी। जो मेरी F1 जनरेशन आई वो कैपिटल डी स्मॉल डी हेट्रोजाइगस आ गई।
अब हेट्रोजाइगस आ गई तो हमें नॉर्मल कंडीशन में लगेगा ये भी डेक्स्ट्रल होगा, बट नहीं, मदर क्या थी ये देखनी है, मदर क्या थी सिनिस्ट्रल, तो F1 जनरेशन विल बी सिनिस्ट्रल। इजी, देखना ही नहीं है, फादर को नहीं देखना, जीन्स भी नहीं पढ़ने कि कैपिटल है कि स्मॉल है, नहीं, मदर देखनी है, मदर सिनिस्ट्रल है तो बच्चा भी सिनिस्ट्रल होगा। ठीक है, ये हो गई मेरी F1 जनरेशन। अब जब मैं इस F1 जनरेशन को दोबारा से क्या करवा रही हूँ, मैं दोबारा से इस F1 जनरेशन को सेल्फिंग करवा रही हूँ। ठीक है, सेल्फ फर्टिलाइज, ये चाहे मेल है फीमेल है, लेकिन मैं जो दूसरा पेरेंट लूंगी इसमें से उसको सेल्फिंग का मतलब है सेम जीनोटाइप के पेरेंट्स को लूंगी। तो लेट्स से ये मेरी मदर है। ठीक है, ये मदर मेरी क्या है, कैपिटल डी है, क्या है, डेक्स्ट्रल हुई, मतलब मेरी नई मदर डेक्स्ट्रल आई। ठीक है, तो अब जब मेरी कैपिटल डी मदर है, मतलब तो इस केस में जब मेरी F2 जनरेशन का रिजल्ट आएगा, 3-4 तरीके के जीनोटाइप आएंगे, दिस। इफ माई मदर इज डेक्स्ट्रल, दिस कंडीशन, मतलब इस कंडीशन में अगर मेरा ये जीनोटाइप था तो डेक्स्ट्रल मदर है। F2 जनरेशन सारी की सारी क्या आएगी, डेक्स्ट्रल ही आएगी, चाहे कुछ भी जीनोटाइप हो, कुछ भी नहीं, सिर्फ माँ का जीनोटाइप देखना है। समझ आ गया, कैपिटल डी डेक्स्ट्रल है, ये भी डेक्स्ट्रल है, ये भी यहाँ स्मॉल डी भी डेक्स्ट्रल है। क्यों, क्योंकि F1 मदर जो है कैपिटल डी स्मॉल डी है, डेक्स्ट्रल है, तो ये भी डेक्स्ट्रल ही होगा, नो मैटर आपका डी कुछ मर्जी जेनेटिक लेवल पे बन रहा है। ठीक, ये होगी मेरी F2 जनरेशन। अब हम F3 जनरेशन में आते हैं। ठीक है, इसमें बहुत से रिजल्ट आएंगे, नंबर बहुत होगा, लेकिन जीनोटाइप आपको पता है एंड में डी बनेंगे। अब मैं इन सब का क्या करा दूंगी, क्या कराऊंगी, इन सबको दोबारा से सेल्फ कराऊंगी, कैपिटल डी को कैपिटल डी से करूंगी, तो मेरे जो रिजल्ट आएगा कैपिटल डी, मदर वॉज डेक्स्ट्रल तो ये भी डेक्स्ट्रल, इसको और इसको करवाऊंगी तो डेक्स्ट्रल मदर होगी तो बच्चा भी डेक्स्ट्रल, इस कंडीशन में ये डेक्स्ट्रल होगा तो बच्चा भी डेक्स्ट्रल, मतलब जो रेशो में आ रहा है। जब मेरा स्मॉल डी कंडीशन होगा, इस केस में जब मैं इसको सेल्फिंग कराऊंगी तो स्मॉल डी में जो मेरी मदर आएगी वो कौन सी होगी, सिनिस्ट्रल। इसलिए इस कंडीशन में F3 में जहां स्मॉल डी आंसर आएगा वो मेरा सिनिस्ट्रल होगा, क्योंकि उसकी मदर भी स्मॉल डी थी। ठीक है, तो रेशो बन जाएगी F3 में 3:1। याद रखना, F3 में 3:1 बनती है, नॉर्मल जेनेटिक्स में F2 में 3:1 बनती है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। लेट्स से क्वेश्चन मैं आपको बोलती हूँ कि ये मेरा फादर है और ये मेरी मदर है। ठीक है, इनको करवाने के बाद मेरा 2 जीनोटाइप आए, कैपिटल डी। ठीक है, और ये अब मुझे ये बताओ, ठीक है, स्नेल के केस में, मैं इसी केस में पढ़ रही हूँ, तो मुझे ये बताओ कि इसका F1 का जीनोटाइप क्या होगा। ठीक है, 1-2 आंसर आएंगे इसका। ठीक है, ये मेरी सिनेस्ट्रल मदर थी और ये मदर थी और फादर मेरे वॉज डेक्स्ट्रल, आंसर क्या आएगा, ये भी सिनेस्ट्रल होगा, ये भी सिनेस्ट्रल। क्यों, क्योंकि मदर मेरी सिनेस्ट्रल है। नो मैटर वट एवर द जीनोटाइप पे जाना ही नहीं है, क्लासिकल मेंडेलियन फैक्टर्स नहीं याद रखने, सिर्फ माँ का जीनोटाइप देखना है, जो माँ का जीनोटाइप होगा वही बच्चे का होगा। क्वेश्चन आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, भूलना नहीं है। ठीक है, अब दूसरे केस में आते हैं। दूसरे केस में मेरा मेल सिनेस्ट्रल है और मदर जो है डेक्स्ट्रल है। ठीक है, तो मेरी F1 जनरेशन क्या हो जाएगी, डेक्स्ट्रल हो जाएगी, क्योंकि मदर डेक्स्ट्रल है। ठीक है, F2 जनरेशन भी मेरी डेक्स्ट्रल हो जाएगी, क्योंकि मदर भी मेरी दोबारा से डेक्स्ट्रल होगी, वो सारे डेक्स्ट्रल हो जाएंगे। F3 कंडीशन में जब इन सबको करेंगे, सिर्फ इसके साथ मेरी मदर स्मॉल डी होगी, सिर्फ मेरी स्मॉल डी सिनेस्ट्रल होंगे, बाकी सब मेरे डेक्स्ट्रल लाएंगे। इस केस में भी मेरी रेशो 3:1 होगी। ठीक है, याद रखेंगे, चाहे किसी के भी साथ सेल्फिंग में अगर मेरी मदर इस कंडीशन में है तो मेरा बच्चा जो भी हो वो डेक्स्ट्रल ही आएगा, और सेल्फिंग में जब मेरी मदर होमोजाइगस रिसेसिव है तो मेरा बच्चा जो है वो सिनिस्ट्रल ही होगा। दीज आर द रूल्स, वेरी इजी बट वेरी इंपॉर्टेंट एट द सेम टाइम। अब आता है हमारा आखिरी टॉपिक आज का, दैट इज मैटरनल इनहेरिटेंस। ठीक है, इसमें क्या है कि जो फिनोटाइप्स हैं बेटा, वो हमारी ऑर्गेनल्स के जीन्स जो है कंट्रोल कर रहे हैं। मैटरनल इफेक्ट में ऑर्गेनल्स के जीन्स नहीं कंट्रोल करते हैं, उसमें न्यूक्लियस के जो जीन्स साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, क्योंकि साइटोप्लाज्म बच्चे में माँ से जाता है, फादर से नहीं जाता है। साइटोप्लाज्मिक जीन्स मैटरनल इफेक्ट के केस में काम करते हैं, मैटरनल इनहेरिटेंस के केस में ऑर्गेनल्स के जीन्स काम करते हैं। और कौन से 2 ऑर्गेनल्स हैं जिनके पास खुद का डीएनए है, जो खुद के जीन्स बनाते हैं, एक है माइटोकॉन्ड्रिया और एक है प्लास्टिड। ठीक है, अगर हम एनिमल्स की बात करें तो सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया होगा, प्लांट्स होगा तो उसमें प्लास्टिड भी काम करेगा, लेकिन इसमें हम जनरली इसको माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स बोल देते हैं, क्योंकि हम वैसे पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये दोनों के पास हमें पता है कि अपना खुद का डीएनए होता है। ठीक है, और खुद के राइबोसोम्स होते हैं, ये कुछ जीन्स अपने खुद के बनाते हैं, और ये दोनों ऑर्गेनल्स मदर से बच्चे में जाते हैं, फादर से नहीं जाते हैं। इसलिए
इनसे बनने वाले जो जीन्स है वो माँ से ही बच्चों में जाएंगे, वो फादर से नहीं आएंगे, ये यहाँ पे बात बोली गई है। दीज फिनोटाइप्स आर कंट्रोल्ड बाय ऑर्गेनल जीन्स एंड देयरफॉर प्रोजेनी एग्जिबिट फिनोटाइप सिमिलर टू दैट ऑफ द फीमेल। ठीक है, ऑल द ऑर्गेनल डीएनए दैट इज फाउंड इन एम्ब्रियो इज फ्रॉम फीमेल। ये कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रियल एंड क्लोरोप्लास्ट का डीएनए। एनी ट्रेट इनकोडेड बाय दिस ऑर्गेनल्स डीएनए, इन दोनों के द्वारा कोई भी ट्रेट जो इनकोड किया जा रहा है वो फीमेल से ही आएगा, वो मदर से ही आएगा। ऑप्शन देखते हैं। ये मेरी मेल कंडीशन है, चाहे वेराइगेटेड है, ग्रीन है, वाइट है। वेराइगेटेड मतलब अलग अलग कलर्स में है, ग्रीन है, वाइट है, कोई भी कंडीशन है। अगर मेरी फीमेल वाइट है और इसको जो है मेरा प्लास्टिड या माइटोकॉन्ड्रिया जो है कर रहा है, तो मेरा प्रोजेनी विल बी वाइट नो मैटर वट एवर द जीनोटाइप इज। ठीक है, अगर मेरी फीमेल मदर ग्रीन है और मेल में चाहे कोई भी टाइप है, वाइट है, ग्रीन है, माई प्रोजेनी विल बी ग्रीन। इफ द फादर इज वॉट एवर बट द फीमेल इज वेराइगेटेड, मतलब अलग अलग तरीके की शो कर रही है फिनोटाइप, तो प्रोजेनी विल बी वेराइगेटेड। तो आई होप आप ये चीज समझ गए होंगे। मदर का जीनोटाइप देखना है, वैसा ही सेम आपका डिट्टो प्रोजेनी होगा। ठीक है, सो हमारा यहीं तक का आज का टॉपिक था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मैटरनल इनहेरिटेंस, ठीक है, मैटरनल इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं और इजी है। ठीक है, कंसेप्ट समझ लें। मैप डिस्टेंस वाला आप कर सकते हैं। आपको जीन सीक्वेंस यहाँ पे आ भी सकता है निकालने के लिए, अदरवाइज जीन सीक्वेंस तक ही आपसे पूछते हैं कैसे निकालना है। ठीक है, ये आपका हो गया। मिनट्स वाला ये याद रखना है कि मेजरमेंट मिनट्स में होती है। दूसरा, आपको मैप डिस्टेंस जीन मैप बनाना आना चाहिए, वो कैसे बनाना है वो मैंने आपको बता दिया, इंपॉर्टेंट टॉपिक। और ये ट्रांजैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन और कंजुगेशन, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। सो इट वाज इजी, नॉट दैट डिफिकल्ट आज का टॉपिक। कोई डाउट होगा तो आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। रेस्ट, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।